हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल रैकी शुरू की अनदर वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने दास ग्रेड 2 के अंदर कैसे 171 प्लस का स्कोर किया था, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज मैं अपने दास ग्रेड 2 के अंदर जो मेरे को सफलता मिली थी उसका राज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को आपका कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या डी ट्रिपल एस बी हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि उस एग्जाम का क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। हर सब्जेक्ट का दोस्तों पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों कौन से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, किस चीज की कितनी ज्यादा वेटेज है, इस चीज को समझना भी इतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैंने जो सबसे पहली चीज की थी वो इस एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए किया था कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से इसके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से आप इस चीज को दोस्तों इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान आता है कि आपका सिलेबस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर इसमें आप देखेंगे कि जो पुराना सिलेबस क्या रहा था और जो नया सिलेबस है, काफी बार ऐसा होता है कि कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्लाइटली कुछ चीजें चेंजेस हो गई है। तो जो नया सिलेबस आपको देखने को मिला है, चाहे वो 5-10% कितना ही क्यों ना हो या एग्जाम का पैटर्न ही चेंज क्यों ना हुआ, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या अपना नया शेड्यूल बनाना है, जिसके बाद क्या आप उसको कमांड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या अपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि चूजिंग राइट मटेरियल। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसके आप ऊपर अपना आराम से रिलाई कर सके, और अगर उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे, अच्छे से उसकी मेहनत करेंगे, तो आप उसके ऊपर क्या कमांड करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जितने भी रिलायबल सोर्स हो उनके ऊपर फोकस करें, जितने भी आपको डी ट्रिपल एस बी की ऑथेंटिक बुक हो उनके ऊपर जाएं, और इसके अलावा जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, उनको ध्यान में रखें। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम की डिमांड रहती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बुक्स के साथ साथ हमारे ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया है, और अगर आप उस ऑनलाइन कंटेंट को ढंग से इस्तेमाल करेंगे और अपने जो दोस्तों पढ़ाई के मटेरियल के साथ उसको ज्वाइन करके उसकी पढ़ाई करेंगे और बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ गई है। और जो बारीक से बारीक वाली चीजें थी जो आप क्या पहले छोड़ देते थे, उसको अब क्या आप अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर भी आप रिलाय करें, और वहीं से दोस्तों जो अच्छा मटेरियल रहने वाला है उसको अपने कलेक्ट करके अपने जो स्टडी है उसके में इंक्लूड करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए कि डेली आप किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर आप कितना टाइम दे रहे हैं। और जो आपके जो वीक सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनके मैथ वीक होगा या इंग्लिश वीक होगी। ऐसे में आप लोगों को फोकस करना है कि ऐसे वीक सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना डेडिकेटेड टाइम दे और उस सब्जेक्ट को जितना अच्छा हो उसके उतना अच्छा करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों आपका रेगुलर ब्रेक्स को लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों में से काफी ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप 4-4 5-5 घंटे लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन दोस्तों इंसानी दिमाग के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं कि आप नॉन स्टॉप 3 से 4 घंटे पढ़ सके। या काफी टॉपरों को आपने सुना होगा कि वो कहते हैं 10 से 12 या 16 घंटे की आप पढ़ाई करें। दोस्तों ये चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 45 और 5 का रूल इस्तेमाल जरूर करें कि 45 मिनट्स की आप रेगुलरली एक पढ़ाई करें, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट का एक ब्रेक जरूर ले। अपनी बॉडी के अंदर दोस्तों ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएं, और इसके साथ साथ आप रेगुलर पानी को जरूर पिएं। इससे क्या है कि जब आप अपनी नेक्स्ट सिटिंग देंगे तो उस टाइम आपका क्या होगा कि पढ़ाई के अंदर अच्छा खासा फोकस लगेगा और आप उसको चीजों को अच्छे से कर सकेंगे। 45 और 5 दोस्तों का ये फिर लोगों को लगता है कि इतना शॉर्ट टाइम हो जाता है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे की आप अपने एक रेगुलर रूटीन ले सकते हैं, और उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और इसके बाद आप अपना ट्राई कर सकते हैं कि ये चीजें आप लोगों के ऊपर वर्कआउट हो रही है या नहीं। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपको डी ट्रिपल एस बी का कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोगों का क्या आइडियल टाइम टेबल हो सकता है। दोस्तों इसके बाद हमारी चीज आती है कि किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, हर वीक में 1 या 2 टेस्ट जरूर लगाता था, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद देखता था कि क्या मेरी गलतियां रह रही है। गलतियों से मैं सीखता था और कोशिश करता था कि नेक्स्ट टाइम पे मैं वो गलतियां ना करूं।
दोस्तों रेगुलरली आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो इसका एक और बेनिफिट ये रहता है कि आपका एग्जाम माहौल जो होना उसके लिए क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। काफी लोगों को काफी टेंशन होती है एग्जाम के अंदर, आप देखते हैं कि इतना नर्वस हो जाते हैं कि आपको अगर वो चीज आती भी है तो आते आते भी आप क्या करते हैं, उसको गलत कर जाते हैं। इसकी वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं और आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी मदद करेगा। तो आप लोगों ने टेस्ट दे लिया, उसके बाद उसका एनालिसिस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीक में आप भले ही 2 टेस्ट लगाएं, लेकिन उसके बाद जैसे अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसके एनालिसिस पे जरूर लगाए। उसके एनालिसिस को आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा और उतना ही अच्छा दोस्तों आप लोगों का इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाते रहे, टेस्ट के बाद उनका जितना अच्छा एनालिसिस हो उसके वो जरूर करें। और कुछ अगर आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसको आप क्या रेगुलरली गलत कर रहे हैं या उनसे आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पर जाके या किसी बुक को इस्तेमाल में करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा गलत ना करें जिससे आपका स्कोर घट सके। दोस्तों मैंने जब इस एग्जाम को क्लियर किया तो उसके अंदर जो मेरी 5वीं चीज थी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जो इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो इसके पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है दोस्तों कि अपनी जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी भी मॉक टेस्ट या कोई भी ऐसी चीज लगाते तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह रही होगी जो कि आप क्या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका क्या स्कोर नहीं बढ़ पाता और आप उसके अंदर इंप्रूव नहीं कर पाते। मैंने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो क्या करते हैं, रेगुलरली टेस्ट देते रहते हैं, वो 100-120 के रेंज में रहेंगे 200 में से और उसी में घूमते रहते हैं। उनके अंदर दोस्तों क्या आता है, वो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसके लिए एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप अपने जो वर्क प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करें। जैसे कि आप वीकली कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो उसका आप क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर कर बना सकते हैं और उसके अंदर क्या आप जो भी आपने वीक में टेस्ट दिया है उसके अंदर आप उसको सेक्शनल में डिवाइड करें और देखें कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपका कितना स्कोर आ रहा है। उस स्कोर के बेसिस पे दोस्तों आप देखें कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट से इतने मेरे क्वेश्चंस थे, इतने मैंने सही करे, इतने मैंने गलत करे, और 1 महीने बाद उस चीज को दोबारा कंपैरिजन करें कि आपने जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ऐसी कौन सी चीजें रह रही थी जिसको आप रेगुलर बेसिस पे गलत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जब इस चीज को रेगुलरली रिकॉर्ड में लेंगे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ पाती। कई बार आप देखते हैं कि आपके साथ वाले का या आपके फ्रेंड का क्या हो गया, स्कोर कम आया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका पॉजिटिव माइंडसेट कम हो गया और उनके अंदर मोटिवेशन की कमी आ गई। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट जरूर रखें, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है जब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज होती है। वही दोस्तों होता है कि अगर आप कमजोर से कमजोर आदमी भी होगा और उसका अच्छा माइंडसेट होगा और वो अच्छे से मेहनत करेगा तो वो उस इंसान को जरूर हरा देगा जो कि टैलेंटेड था लेकिन उसके अंदर क्या पॉजिटिवनेस की और जो कॉन्फिडेंस की थी उसकी कमी थी। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने आप को एक पॉजिटिव माहौल में और एक कॉन्फिडेंस मैनर में जरूर रखें किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं और अपने आप को जितना ज्यादा काम रखे उतना रखने की कोशिश करें। ये दोस्तों कुछ चीजें थी जो मैंने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और इसी की वजह से क्या था, मैंने एक डिसेंट स्कोर किया था। और मैं अपने लास्ट टाइम के मैं बताऊं तो मैंने जितने भी एग्जाम दिए ऑलमोस्ट उनको सभी को क्वालिफाई किया था। होप करता हूं आप लोगों को ये चीजें हेल्प करेंगी और जितने भी आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम है, चाहे वो टीजेटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो या जेजेई की हो, उन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में आप लोगों की मदद करेगी। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं आप लोगों से इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।